या श्री स्वयं सुकृतिनां भवनेष्वलक्ष्मीः पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धिः श्रद्धा सतां कुलजनप्रभवस्य लज्जा तां त्वान्नतास्म परिपालय देवी विश्वम्। अखिलेश्वरी जगतकर्त्री त्रिगुणात्मिका परमशक्ति देवी भगवती को प्रणाम करता हूँ आप सभी दर्शकों का वंदन एवं अभिनंदन। सुप्रभातम के आज के अंक में मैं हूं आपके साथ गवीश द्विवेदी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सुप्रभातम कार्यक्रम भारतीय मूल्यों, मनन एवं दर्शन पर आधारित डीडी न्यूज का एक अनूठा कार्यक्रम है, जिसमें ऐसी जानकारियां हमें देखने व समझने को मिलती हैं जिससे हम भारतीय ज्ञान परंपरा को समझने की ओर अग्रसर हो पाते हैं। कार्यक्रम प्रवाह के क्रम में सबसे पहले आइए जान लेते हैं समय चक्र को, अर्थात सुप्रभातम कार्यक्रम के पहले प्रभाग आज के पंचांग को। आज का पंचांग युगाब्द 5127, विक्रम संवत 2082, शक संवत 1947, उत्तरायण, चैत्र मास, शुक्ल पक्ष, द्वादशी तिथि, बुधवार, मघा नक्षत्र। आज का दिन सभी के लिए मंगलमय हो। और पंचांग के बाद आइए अब देखते हैं जीवन हेतु उपयोगी शिक्षाएं सुभाषित के माध्यम से। प्रायः सभी जानते ही हैं कि भारतीय परंपरा में सुभाषितों को अमूल्य रत्न कहा जाता है, क्योंकि ये सुभाषित जीवन के प्रत्येक पड़ाव में सदाचरण व शास्त्रीय आचरण की बात बताकर हम सभी को सन्मार्ग की ओर ले जाते हैं। आज का सुभाषित भी कुछ ऐसे ही गुणों के बारे में बता रहा है, जिनके होने पर देवता या देववत आचरण करने वाले लोग हमारी हर संभव सहायता करते हैं। तो आइए क्या बता रहा है सुभाषित जान लेते हैं, और जान लेते हैं साथ ही इसके हिंदी एवं अंग्रेजी अर्थ को। दोषानपि गुणी कर्तुं दोषी कर्तुं गुणानपि शक्तो वादी न तत्तथ्यं दोषा गुणा वाद विवाद में कुशल व्यक्ति दोषों को भी गुण और गुणों को भी दोष सिद्ध करने में समर्थ हो सकता है, किंतु वह सत्य नहीं होता। दोष दोष ही है और गुण गुण ही है। A person skilled in debate may be able to prove false as virtues and virtues as false, but that is not the truth. There are false, and virtues. और सुभाषित के अनंतर अब बात भारतीय ज्ञान परंपरा प्रभाग की। आज जैन धर्म से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि आज अंतर्राष्ट्रीय नमोकार महामंत्र दिवस मनाया जा रहा है। संपूर्ण विश्व को शांति अहिंसा का संदेश देने वाले जैन धर्म में नमोकार महामंत्र की विशेषता क्या है और इसका जीवन में क्या महत्व है, आइए इसे जानने के लिए देख लेते हैं यह रिपोर्ट। जैन धर्म में प्रार्थना का मुख्य उद्देश्य है भगवान की पूजा, उनके गुणों का कीर्तन, उनके जैसा बनने की भावना। गुणों की पूजा को महत्व देने वाले जैन धर्म में भगवान की आराधना वंदे तद्गुण लब्धये अर्थात उनके गुणों की प्राप्ति के लिए की जाती है। भगवान महावीर का ये संदेश था कि भगवान दुखों से मुक्ति का मात्र उपाय और मार्ग बताते हैं, चलना मनुष्य को स्वयं पड़ता है। जैन धर्म का मुख्य मंत्र है नमोकार महामंत्र। इसे हिंदी में नमस्कार महामंत्र कहते हैं। नमोकार महामंत्र एक अनादि निधन मंत्र है। इसकी रचना कभी किसी ने नहीं की, ये हमेशा से शाश्वत मंत्र हमेशा से विद्यमान रहा है, लेकिन यह लिखित रूप में
हमें सबसे पहले षटखंडागम ग्रंथ में प्राप्त होता है और शिलालेख के रूप में ईसा से 200 वर्ष पूर्व उदयगिरी खंडगिरी की गुफाओं में सम्राट खारवेल ने जो बड़ा शिलालेख लिखवाया उसमें इसका उल्लेख हमको प्राप्त होता है। णमोकार मंत्र एक सार्वभौमिक मंत्र है। इसमें गुणों की आराधना की गई है, व्यक्ति की आराधना नहीं की गई है, और इस मंत्र में तीर्थंकरों की स्तुति भी नहीं की गई है। इसलिए सभी जाति धर्म के लोग इस मंत्र का उच्चारण करके अपनी आत्मा की शांति को प्राप्त करते हैं। प्राकृत भाषा के आर्या छंद में निबद्ध जैन धर्म का ये नमस्कार मंत्र एक ऐसा मंत्र, एक ऐसी प्रार्थना, वंदना या स्तुति है जिसका संबंध गुणों की पूजा से है। व्यक्ति में विद्यमान गुणों की स्तुति के रूप में इस नमोकार मंत्र का उच्चारण दिगंबर, श्वेतांबर सहित जैन धर्म में स्नेह रखने वाले सभी अनुयायी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक करते हैं। नमोकार महामंत्र है नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्यसाहूणम्। णमो अरिहंताणम, इसका अर्थ है हम अरिहंतों को, लोक के सभी अरिहंतों को नमस्कार करते हैं। अरिहंत अर्थात जिन्होंने कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति कर ली है और जिन्होंने 4 घातीय कर्मों का नाश कर दिया है। द्वितीय है णमो सिद्धाणम, अर्थात सभी सिद्धों को नमस्कार। लोक में जितने भी सिद्ध हैं, लोकाग्र में जो विराजे हुए हैं, उन सभी को मेरा प्रणाम है। सिद्ध कौन कहलाते हैं? जो निराकार हैं और जिन्होंने 8 कर्मों का नाश कर दिया है। तीसरा है णमो आयर्याणम, अर्थात आचार्यों को नमस्कार। यानी लोक में जितने भी आचार्य परमेष्ठी हैं, जो वीतरागी हैं और साधु संघ के नायक हैं, उन सभी को मेरा नमस्कार है। फिर कहा णमो उवज्झायाणम, अर्थात उपाध्यायों को नमस्कार। उपाध्याय परमेष्ठी कहलाते हैं जो साधु संघ में आगम को पढ़ने पढ़ाने का कार्य करते हैं। वो एक शिक्षक के रूप में होते हैं। अतः उन सभी वीतरागी उपाध्यायों को मेरा नमस्कार। और अंत का चरण है णमो लोये सव्यसाहूणम्, अर्थात लोक के सभी वीतरागी साधुओं को जो मोक्ष मार्ग की साधना कर रहे हैं और स्वपर कल्याण में निरंतर ज्ञान ध्यान में रत हैं, ऐसे वीतरागी साधुओं को मेरा नमस्कार। जैन धर्म का ध्वज भी 5 रंग का होता है। ये 5 रंग इन्हीं पंच परमेष्ठी के प्रतीक हैं, जिसमें सफेद रंग अरहंत, लाल रंग सिद्ध, पीला रंग आचार्य, हरा रंग उपाध्याय और नीला रंग साधु परमेष्ठी का द्योतक है। प्राचीन प्रमाणों के अनुसार ये पंच नमस्कार मंत्र सार्वभौमिक तथा सार्वकालिक हैं। इस सर्व सिद्धिदायक महामंत्र को श्रद्धा पूर्वक पढ़ने व जाप करने से समस्त पापों एवं बुराइयों का नाश स्वतः हो जाता है। मन तनाव मुक्त हो जाता है, सभी कष्ट एवं विघ्न दूर हो जाते हैं। इसलिए इस महामंत्र को सभी मंगलों में प्रथम मंगल कहा गया है। नमोकार महामंत्र की इन्हीं विशेषताओं के कारण जैन अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने 9 अप्रैल को मनाए जाने वाले विश्व नमोकार दिवस को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाने का संकल्प लिया, जिससे एक विश्व, एक दिन और एक पवित्र महामंत्र और उसका पवित्र उच्चारण एक साथ पूरे भूमंडल में गुंजायमान होकर आत्म शांति एवं विश्व शांति का संदेश देकर भारतीय ज्ञान परंपरा में शांति का महत्व प्रसारित कर सके। लता वशिष्ठ, डीडी न्यूज। तो जैन मत में नमोकार अर्थात नमस्कार महामंत्र के विषय में विशद रूप से जानने के बाद अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं स्वास्थ्य से जुड़ी। आजकल बच्चे और किशोर रीढ़ की समस्याओं से प्रभावित हो रहे हैं। इसका कारण जीवन शैली से संबंधित विविध कारक हैं। बच्चों में शारीरिक सक्रियता में कमी और गलत स्थितियां समस्याओं के कारण बनते हैं। कैसे इन समस्याओं से बचाव किया जा सकता है, आइए समझ लेते हैं स्वास्थ्य प्रभाग के माध्यम से।
रीढ़ और जोड़ों की समस्याएं बढ़ती उम्र में काफी परेशान करती हैं, लेकिन वर्तमान स्थिति में बच्चे और किशोर भी रीढ़ की समस्याओं से प्रभावित हो रहे हैं। इसके लिए कारण है शारीरिक निष्क्रियता और अनियंत्रित जीवन शैली से संबंधित कारक। मोबाइल गेम, इंटरनेट मीडिया, वीडियो स्ट्रीमिंग, चैटिंग समेत तमाम वेब आधारित गतिविधियों की लत व्यवहार, जीवन और स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल रही है। ऐसे में बच्चों और किशोरों में रीढ़ व जोड़ों संबंधित समस्याएं काफी देखी जा रही हैं, साथ ही उनका शारीरिक विकास भी प्रभावित हो रहा है। बच्चों में आजकल रीढ़ की समस्याएं बढ़ रही हैं और इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण है बच्चों का गलत ढंग से बैठना और बच्चों का एक्सरसाइज नहीं करना। बच्चे अब को आदत भी पड़ गई है कि वो घर पर ज़्यादा दिन समय बिताते हैं, लैपटॉप, मोबाइल और टैबलेट का यूज़ करते हैं और वो गलत पोस्चर में बैठ के करते हैं। उसके कारण उनकी जो रीढ़ की हड्डी है वो गलत पोस्चर में लंबे समय तक रहने के कारण उसमें खराबी आने लगती है। लंबे समय तक रहने सिर्फ खराबी ही नहीं आती, इतने कमज़ोर हो जाते हैं कि वो मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती हैं और साथ में इन्फेक्शन भी लगने का डर रहता है। रीढ़ हमारे शरीर का महत्वपूर्ण अंग है। रीढ़ शरीर में गर्दन से लेकर कमर तक होती है। सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबर, सैक्रम और टेलबोन ये रीढ़ के भाग होते हैं। रीढ़ वर्टिब्रे, डिस्क, फैसेट जॉइंट्स, मसल्स और लिगामेंट्स से बनी होती है। रीढ़ ऊपर से नीचे तक कई छोटे छोटे हड्डियों से मिलकर बनती है, जिन्हें वर्टिब्रे कहते हैं। ये वर्टिब्रे ऊपर से नीचे तक एक दूसरे से डिस्क से जुड़े होते हैं। ये डिस्क वर्टिब्रे के लिए शॉकर का काम करती है, जो अचानक चोट लगने पर वर्टिब्रे की रक्षा करते हैं। मेरुदंड यानी रीढ़ की हड्डी में स्पाइनल कैनाल के अंदर होती है स्पाइनल कॉर्ड। यदि रीढ़ में कोई समस्या हो तो व्यक्ति की जीवन शैली प्रभावित होती है। बच्चों में इसके प्रभाव से कई जटिलताएं हो सकती हैं। कई कारण हैं जो बच्चों और किशोरों में रीढ़ संबंधित समस्याओं के खतरे को बढ़ाते हैं। कंप्यूटर व लैपटॉप का अधिक प्रयोग करना, शारीरिक सक्रियता में कमी, कोई भी क्रिया करते समय गलत पोस्चर रखना, अधिक वजन या मोटापा और मानसिक तनाव, इन सभी से रीढ़ की समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। बच्चे दिन भर मोबाइल या लैपटॉप पर समय व्यतीत करते हैं, वीडियो गेम्स खेलना अधिक पसंद करते हैं, शारीरिक गतिविधियों वाले खेल नहीं खेलते, जो उनके स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। मोबाइल फोन व लैपटॉप का अधिक प्रयोग करने से पूरा दिन थकान बनी रहती है। अधिक देर तक बैठे रहने से शारीरिक निष्क्रियता आती है और वजन बढ़ने लगता है। पोस्चर इम्बैलेंस होता है, जो समस्या का कारण बनता है। सबसे पहले तो इसमें बच्चों को दर्द होना स्टार्ट होता है रीढ़ की हड्डी में, कमर की हड्डी में, और वो दर्द बढ़ जाता है तो उसमें झंझनाहट पैरों में या गर्दन में, हाथों में झंझनाहट, सुनपन आने लगता है। तो ये परेशानी का पहला स्टेज है। दूसरे स्टेज में उनकी इम्यूनिटी कम हो जाती है, क्योंकि वो भागते दौड़ते नहीं है, चलते नहीं है, तो उसके कारण इन्फेक्शन भी हो सकता है। अगर सबसे पहले ज़रूरी है कि माता पिता जब बच्चों को नहाते हैं या वो कपड़े पहन रहे होते हैं उनको देखते हैं, तो उस समय अगर कोई रीढ़ की हड्डी में टेढ़ापन आ रहा है तो उसको बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर बच्चा लंबे समय तक आपको बता रहा है कि मेरी रीढ़ की हड्डी में दर्द रहता है, हाथों में दर्द हो रहा है, पैरों में दर्द हो रहा है, झंझनाहट हो रहा है, सुनपन आ रहा है, शाम में बुखार आ रहा है, या पेशाब की शक्ति में कमज़ोरी आ रही है, पॉटी की शक्ति में कमज़ोरी आ रही है, तो इसको कभी भी नज़रअंदाज ना करें। अपने नज़दीकी डॉक्टर से जाके संपर्क करें और इसका डायग्नोसिस करवाएं। शोध से ये भी बताया गया है कि अधिक देर तक शारीरिक निष्क्रियता जीवन की अवधि पर भी असर डालती है। ऐसे में बच्चों और किशोरों में स्फूर्ति नहीं रहती, सुस्ती बनी रहती है और पेट के आसपास चर्बी बढ़ने लगती है। ये सभी कारण बनते हैं जोड़ों, मांसपेशियों और रीढ़ की समस्याएं उत्पन्न होने का। बच्चों में और किशोरों में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, मैं हमेशा बोलता हूँ कि बी मोबाइल, डोंट यूज़ मोबाइल। आपको खुद को सक्रिय रखना है, वर्जिश करना है, पोस्चर मेंटेन करना है, ठीक से बैठना है, बेड पर बैठ करके पढ़ाई करना, लेट करके पढ़ना, गलत पोस्चर में बैठ के पढ़ना या लंबे समय तक मोबाइल का, लैपटॉप का, डेस्कटॉप का यूज़ करना। आजकल देखा गया बच्चों में वो पेट पर अपने मोबाइल को, लैपटॉप को डेस्कटॉप पर रख करके लेट जाते हैं। उसके कारण क्या होता है कि गर्दन की हड्डी नीचे को झुक जाती है और लंबे समय तक रहते हैं, तो गर्दन की हड्डी में डेवलपमेंटल एज में जब वो रीढ़ की हड्डी बढ़ रही होती है उसमें ही खराबी आने लगती है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप
अपने रीढ़ की हड्डी की जो नॉर्मल पोस्चर है उसको मेंटेन करके रखें और साथ में खान पान का ध्यान रखें ताकि उसका पोषण अच्छा हो। रीढ़ की हड्डी के बीच में जो डिस्क होता है उसके लिए पानी पीना बहुत ज़रूरी है, तो आप पानी का सेवन भी करते रहें। कम से कम 4 लीटर पानी आप ज़रूर पिएं पूरे दिन में। आवश्यक है कि बच्चों को अधिक देर तक बैठे न रहने दें, उन्हें शारीरिक सक्रियता वाले खेल खेलने के लिए प्रोत्साहित करें और साथ ही किसी भी क्रिया को करते समय उचित पोस्चर का ध्यान रखा जाए, ये भी महत्वपूर्ण है। शारीरिक सक्रियता के साथ जीवन शैली में कुछ बदलाव करने से और सावधानी रखने से बच्चों और किशोरों में रीढ़ व अन्य समस्याओं का खतरा कम किया जा सकता है। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। तो स्वास्थ्य प्रभाग में हमने जाना कि सक्रियता बहुत ही आवश्यक है, वह चाहे शारीरिक हो चाहे मानसिक। अब कार्यक्रम में हम बात करेंगे योग की, लेकिन उससे पहले ले लेते हैं अल्प विराम। आप कहीं न जाइए, देखते रहिए डीडी न्यूज़। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। एसएमएस या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। सीपी ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो एनपीएस एक इक्वालिटी ला रहा है, हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। विराम के बाद पुनः आप सभी का स्वागत है सुप्रभातम कार्यक्रम में। सुप्रभातम में अब बात योग प्रभाग की। हमारे शरीर का प्रत्येक अंग महत्वपूर्ण है, उसमें भी सबसे अधिक महत्वपूर्ण है हमारी गर्दन। गर्दन में दर्द की समस्या कई कारणों से उत्पन्न हो सकती है। ऐसे में कौन सी यौगिक क्रियाओं से हमें लाभ मिल सकता है, आइए जान लेते हैं योग सूत्र के माध्यम से। आपके शरीर के जितने भी अंग हैं वो सब बहुत महत्वपूर्ण है, पर एक ऐसा पार्ट ऑफ आवर बॉडी है जिससे हम समझते हैं कि ये तो बस गर्दन घुमाने का काम कर रहा है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हमारे स्पाइन या यूं कहें कि हमारे शरीर और हमारे ब्रेन के बीच का जो कनेक्शन है वो होती है हमारी नेक, और इसका स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है अगर हम चाहते हैं हमारा ब्रेन स्वस्थ रहे। पर हम अपनी गर्दन के साथ करते क्या है, हम पूरा दिन मोबाइल लेकर के ऐसे बैठे रहते हैं, लैपटॉप डेस्कटॉप पर ऐसे बैठे रहते हैं, सब्जी काट रहे हैं तो हम ऐसे ही हैं, पढ़ाई कर रहे हैं तो हम ऐसे ही हैं, तो फिर हमें सर्वाइकल पेन, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, गर्दन की अनेक समस्याएं शुरू हो जाती हैं। हमें लग रहा है सिर्फ गर्दन की समस्या है, धीरे धीरे ये हमारी खोपड़ी तक समस्याओं को ले जाने लगती है। हम थका हुआ महसूस करने लगते हैं, सर में दर्द रहने लगता है, नींद अच्छे से नहीं आती है, तनाव बहुत बढ़ जाता है। सब कुछ शुरू हो रहा है आपके गलत पोस्चर से। आप कैसे सो रहे हैं, कैसे बैठ रहे हैं, कैसे अपना काम कर रहे हैं, ये सब निर्धारित करेगा कि सर्वाइकल, आपका नेक कैसा है। कुछ बहुत सरल सी प्रैक्टिसेस अगर आप करते हैं तो आप नेक से जुड़ी, सर्वाइकल से जुड़ी जितनी भी समस्याएं हैं उन सबको अलविदा, गुड बाय कर सकते हैं। सबसे पहला काम हमको ये करना है कि हमें वज्रासन में बैठना है। इनको क्रॉस लेग पोजीशन में नहीं करेंगे, वज्रासन में बैठेंगे, नहीं तो फिर आप जो है कुर्सी पर बैठ करके इसे कर लीजिए। ठीक है, पहले अभ्यास में अपनी पहली 2 उंगलियों को इस तरह से जोड़ लीजिए, और ये बहुत कारगर अभ्यास है। अगर आपके सारे अभ्यास 5 मिनट का अभ्यास भी नहीं, प्रतिदिन अगर रोज कर लेते हैं, आप देखेंगे आपकी गर्दन का दर्द छूमंतर हो जाएगा। तो आप इस तरह से अपनी दाएं हाथ की दोनों उंगलियों को जोड़ लीजिए, चिन पर रखिए और इसको बैक रिलीज, आगे नहीं लाना, रिलीज, बैक रिलीज, बैक रिलीज 10 बार कर लीजिए। दूसरे अभ्यास में पीछे झुकाना, आगे ढीला छोड़ना, चिन लॉक नहीं लगा रहे हम, ढीला छोड़ना, पीछे ले जाना, ढीला छोड़ना 10 बार कर लीजिए। तीसरे अभ्यास में साइड, मिड,
साइड, मिड 10 बार कर लीजिए। चौथे अभ्यास में बेंड, बैक, बेंड, बैक 10 बार करना है। पांचवें अभ्यास में गर्दन को डायगोनल लेकर के जाइए, डाउन, अप, डाउन, अप। यहाँ पर खिंचाव महसूस होगा, उस पर ध्यान टिकाइए। 10 बार करने के बाद दूसरी तरफ डायगोनल, डाउन, अप, डाउन, अप, वापस ले आइए। अंतिम अभ्यास में सर्कुलर मूवमेंट, जितना बड़ा चक्र और जितना धीमा चक्र बनाएंगे उतना ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। वापस आ जाइए। यहाँ पर खत्म नहीं करना अभ्यास। अब क्या करना है, आप राइट हैंड से नेक को फोल्ड किया और अपने लेफ्ट हैंड को आप टिका लीजिए 45 डिग्री पर। यहाँ पर रोक कर रखिए थोड़ी देर ही रोकेंगे ना, आपको यहाँ पर स्ट्रेन पड़ना शुरू होगा, इफेक्ट महसूस होगा। वापस ले आइए। यहाँ हम हाथ को खींच नहीं रहे, हाथ से गर्दन को खींचना नहीं है, दूसरे हाथ को 45 डिग्री पर रखिए। वापस ले आइए। अब पीछे हाथ को ले जाना, दोनों कंधों को मिलाने की कोशिश, ब्रॉडन अप, कंधों को मिलाने की कोशिश, ब्रॉडन अप, कंधों को मिलाने की कोशिश, ब्रॉडन अप, और अंत में बस गर्दन को ऐसे ढीला छोड़ दो थोड़ी देर के लिए। बिल्कुल कुछ नहीं करना है, ढीला छोड़ दो। वापस ले आइए। सरल से अभ्यास है, प्रतिदिन कर सकते हैं 10-10 बस। लेकिन जब भी मोबाइल यूज करें ऐसे नहीं, ऐसे यूज करें। कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं उसको आई लेवल पर रखिए, ऑनलाइन कुछ कर रहे हैं आई लेवल पर रखिए। हमारा कार्यक्रम नियमित देखते रहिए, खुश रहिए, आनंदित रहिए। नमस्ते। और योग प्रभाग के बाद संस्कृत पाठशाला प्रभाग के क्रम में आइए देख लेते हैं कि हमारे सहयोगी नारायण दत्त मिश्र संस्कृत पाठशाला की कक्षा में आज किस शब्द से संबंधित अशुद्धि की ओर ध्यान दिलाकर शुद्ध शब्द के प्रयोग के बारे में हमें जागरूक कर रहे हैं। नमोस्तु सर्वेभ्यः प्रियदर्शकेभ्यः स्वागतमस्तु सर्वेषां संस्कृत पाठशालायाम्। अहमस्मि भवत्सम्मुखम् उपस्थितः नारायण दत्त मिश्रः। संस्कृत पाठशाला की कक्षा में आज पुनः शब्दों के शुद्ध उच्चारण और शुद्ध लेखन को बताने के क्रम का कर लेते हैं आरंभ आज के विशेष शब्द के साथ, जहां हम सामान्य रूप से उच्चारण और लेखन में कर जाते हैं अशुद्धि। देखिए, हिंदी आदि भाषाओं से प्रभावित होकर, बल्कि यह कहें कि संस्कृत की मूल प्रकृति को न जानने के कारण हम में से कई सिंचन इस शब्द का कर जाया करते हैं प्रयोग, जो कि है संस्कृत भाषा की, उसके व्याकरण की प्रकृति के सर्वथा प्रतिकूल। वस्तुतः सिच धातु से ल्युट प्रत्यय के प्रयोग के बाद संधि के साथ शब्द व्यवहार होता है सेचन या सेचनम का, न कि सिंचनम का। पर इन दिनों क्योंकि हिंदी आदि भाषाओं में सिंचन इस शब्द का इतना प्रयोग बल्कि दुष्प्रयोग दिख रहा है कि संस्कृत प्रयोक्ता भी संदेह में या अनवधान में रह सिंचन या सिंचनम जैसे प्रयोग ही शुद्ध मानने लगे हैं। तो हम न करें सिंचन या सिंचनम का प्रयोग, और ऐसे प्रयोगों को देखते ही सेचन या सेचनम यह है शुद्ध स्वरूप, यह हम बताया करें तो अवश्य ही संस्कृत शब्द परक यह शुद्धि हमें प्रयोग में नहीं मिला करेगी। हाँ, सिंचन शब्द से ही मिलता जुलता शब्द हमें प्राप्त होता है संस्कृत वाङ्मय में, और वह है सिंचन। पर यह शब्द ल्युट प्रत्यय के साथ नहीं अपितु शत्र प्रत्यय के साथ अर्थात अर्ध नकार के साथ निष्पन्न होता है, जिसका अर्थ है सेचन करता हुआ। तो सिंचन और सेचन के भेद को समझने के बाद, या कहें कि शब्दगत शुद्धि के परिज्ञान के बाद, सिंचन और सिंचन के भेद को भी रखें अपने संज्ञान में आप, यह हम आपसे अवश्य ही अपेक्षा करेंगे। और ऐसे ही सिंचित शब्द का भी प्रयोग हिंदी आदि भाषाओं में हमें दिख पड़ता है, जबकि उसका शुद्ध स्वरूप तो सिक्त ही है। यह शब्द के मूल धातु और प्रत्यय के साथ की प्रक्रिया को थोड़ा ध्यान में रखा जाए तो अवश्य ही सिंचित का प्रयोग हम नहीं करेंगे, चाहे इस शब्द का हम किसी भी भाषा में प्रयोग कर लें। वैसे प्रेरणार्थकता के साथ सेचित, यह यथा कथनचित सिंचित शब्द के साथ साम्य रखने वाला शब्द अवश्य है, यह भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। पर इस ध्यान के साथ इसका संज्ञान अत्यावश्यक है कि हम सिक्त या तथाकथित
सिंचित और सेचित के अर्थगत भेद को समझ सकें। तो आइए आज जाने गए शुद्ध स्वरूपों के प्रति रहे हमारा अधिक अवधान एतदर्थ कर लेते हैं कुछ वाक्यों का प्रयोग भी। जैसे हिंदी में कहना हो कि अच्छी फसलों के लिए खेतों में सेचन अर्थात जल देना अनिवार्य होता। सेचनम अनिवार्यम भवति। यहाँ ध्यान रखिए, सिंचन नहीं सेचन ही, चाहे यह संस्कृत भाषा में प्रयोग की बात हो या हिंदी आदि भाषाओं में, क्योंकि अब आप जान चुके हैं कि सिंचन और सेचन का जो उसके बीच का जो तात्विक अंतर होता है वह क्या होता है। ऐसे ही अगला वाक्य देख लेते हैं। यह खेत जल से सिक्त अर्थात भीगा है। इसे संस्कृत में कहेंगे एतत् क्षेत्रम जलेन सिक्तमस्ति। यहाँ पुनः ध्यान रखिए कि सिंचित नहीं सिक्त ही, चाहे यह संस्कृत भाषा में प्रयोग की बात हो या हिंदी आदि भाषाओं में। ऐसे ही एक और वाक्य ले लेते हैं। खेत को सींचता हुआ जो किसान है वह श्रमिक भी है। इसे संस्कृत में कहेंगे क्षेत्रम सिंचन यह कृषकः अस्ति असौ श्रमिकः अपि अस्ति। तो आज की संस्कृत पाठशाला का सार यह कि सिंचन नहीं सेचन है शुद्ध शब्द। ऐसे ही सिंचित नहीं सिक्त है शुद्ध शब्द। और साथ ही आपने आज जाना कि सिंचित और सेचित इन दो शब्दों में क्या है शब्दगत साम्य, पर अंततः कौन सा शब्द है सर्वथा शुद्ध। तो भाषा परक ऐसे ही विशेष अंशों को जानने के लिए देखते रहिए संस्कृत पाठशाला। इति सविनयम निवेदयन् नौमि शुद्ध प्रयोक्तारम संस्कृत वृंदम। तो इसी के साथ संस्कृत विषयक अभ्यास के पश्चात सुप्रभातम की प्रस्तुति क्रम में आज इतना ही। कल पुनः होगी आपसे भेंट, तब तक के लिए नमस्कार।